अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं पर भी ये सामने टूटने के बाद कुछ भी हो सकता है, क्या नए इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं और उसके साथ साथ नए नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। कहीं पर दोबारा से ऑडियो लीक्स आना शुरू हो चुकी हैं और मामलात उस जानिब जा रहे हैं जहां इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। कुछ सियासी जमातें अगर इस वक्त स्मार्ट मूव करती हैं तो उनके लिए बेहतरी के इम्कानात भी हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें इस वक्त जो अपनी पॉलिसीज़ लेकर चल रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान या उनके अपने सियासी मामलात भी मुतासर हो सकते हैं। जबकि अगर शहर कराची की बात करें या यहाँ पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मामला थे उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है वो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो इस वक्त तब्दील हुए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ होने वाले माहदे के इस वक्त ज़ेर असर है और इसकी वजह से ही ये तब्दीली रूनुमा हुई है। लेकिन क्या ये तब्दीली शहर कराची के लोगों के लिए भी बेहतरी का सबब बन सकेगी और क्या इस वक्त इस तब्दीली के बाद क्या इबहम पैदा होता है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे भी या नहीं? क्या MQM ने सिर्फ एक माह के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करवाया है या इससे कोई वो फ़ायदा हासिल कर सकती है? इसके साथ साथ अगर बात करें मुल्क की सूरत हाल की तो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त जिस जगह पर जा रही है वहाँ पर PDM और दीगर सियासी जमातें कहती हैं कि हालात बेहतर होने के इम्कान ज़्यादा हैं, जबकि इस वक्त PTI का कहना है कि मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। शब्बर ज़ैदी साहब एक बार फिर ज़ाहिर हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तो दिसंबर 2021 में कह दिया था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, यानी उन्होंने अपनी हुकूमत के अदवार में ही ये बात कह दी थी। और उनका कहना है कि अब मेरा ख्याल है कि वो आगे की तरफ जा चुका है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो बकौल शब्बर ज़ैदी के। लेकिन जो इस वक्त इज़हाक डार हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी मामलात नहीं है, मुल्क जो है वो बहरानी कैफियत से कम निकल चुका है और बेहतरी की तरफ जाएगा। क्या ताजिर बरादरी इस हवाले से कुछ मुतमईन है? कराची पे होने वाली एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती और तब्दीली क्या उससे भी ताजिर बरादरी मुतमईन है? ख़ास तौर पर अगर बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो जो इस वक्त शहर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीन परचेज़ करते हैं या घरों की तामीर करते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किलात का सबब बनने लगता है कुछ इस तरह के मामला। तो उसके अलावा एक आम शहरी जो कि आटा दाल चीनी चावल के चक्कर में उलझा हुआ होता है उसके लिए क्या ये तब्दीलियाँ भी कुछ मायने रखती हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स कराची DHA। जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे वारसी साहब। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। नदीम भाई आपका भी बेहद शुक्रिया और आपके तज़किये जो हैं वो भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और अब्दुल नबी बरोई साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल नबी बरोई साहब आपका बेहद शुक्रिया। वारसी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस वक्त शहर कराची में तब्दीली रूनुमा हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर बदला है, क्या उससे आप समझते हैं कि एक आम आदमी या ताजरों के ऊपर या बिल्डर्स के ऊपर कोई असरात पड़े? आपने मधु किया, बहुत अच्छा लगा हमें माशाल्लाह। अच्छा, अब जो आपने बात की है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो चेंज हुए हैं उसके बाद हमारे कराची शहर में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हम तो फ़र्क उस चीज़ को समझते हैं कि हमारा रियल इस्टेट का बिजनेस है, हम तो ज़ाहिर है अपनी एक इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हमारा रियल इस्टेट इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। हमारे लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आया हमारे लिए, हम तो उसको पसंद करते हैं जो आने के बाद हमारे लिए कोई बेहतरी के कदम उठाए। अब अगर वही हालात रहेंगे हमारी इंडस्ट्री को, मतलब उनके आने से अगर हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है। और अगर आने के बाद वही वाले हालात रहे जो पहले के थे तो फिर हमें मायूसी होगी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो ये बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में सरमायाकारी का और फिर वो फॉरेन एक्सचेंज का, रेमिटेंस का, उसको चलने दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर ऐसी फाइंडिंग आ गई है या ऐसी कोई कोताही हो रही है किसी से या तो कोई ऐसे कानून में कोई कमी है कि जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि ये वो सेक्टर है कि जिसके ज़रिए इसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की। यहाँ पे पैसा बहुत जनरेट होता है, रोज़गार बहुत मिलता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है, मगर यहाँ पर जो है ना मुल्क के हालात की वजह से या मुल्क में जो भी खराबियाँ पैदा हुई हैं उसकी वजह से सारा इम्पेक्ट जो है ना ताजिरों पर डाल दिया जाता है। ताजिर जो है वो अपना एक इंडस्ट्री लगा के चलाना चाहता है, लोगों की खिदमत करना चाहता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, लोगों को डिलीवर करना चाहता है, मगर उसके लिए आए दिन जो है ना हुकूमत की जो भी नाकिस पॉलिसी की वजह से वो सारे के सारे जो उसका मलबा है वो ताजिरों पर डाल दिया जाता है।
अब ताजिर जो है वो बेचारा इतना परेशान है कि हम बिजनेस करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिजनेस चले, हमारा कारोबार चले, तो हमारे साथ जो जो एम्प्लॉयमेंट है हम उनको भी सैलरी दें, उनको भी रोज़गार फराहम करें। अब ये वो हालत हो गई कि अब यकीन मानिए जेबों से पैसे देने पड़ रहे हैं उनको। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम जो लोग हमारे एम्प्लॉय हैं हम उनको निकाल दें। तो इस तरफ जो है ना मैं चाहता हूँ कि हमारी हुक्मरान जो है ना वो इसको सिर्फ सोचें, हमें रिलीफ दें, हमारे कारोबार को चलने दें। तो उसमें लाखों लोग वाबस्ता हैं, इससे रोजगार उनका जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोग वाबस्ता हैं। और फिर आप देखें फॉरेन रेमिटेंस भी वहाँ से आती है। हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तरक्की का एक रास्ता है, इसको चलने दें। देखें इनको आप रिलीफ दें, इनको टैक्स से आप आज़ाद करें, टैक्स लगाएं, इतना लगाएं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम अपनी जेब से टैक्स नहीं देंगे, हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे। अब हो ये रहा है कि अब ये हमसे टैक्स इतना मांगा जा रहा है कि हम कमाएं या ना कमाएं उनको दें। अब रिटर्न जो है जमा हो रही है, अब उसके लिए बोलते हैं वो डीम रेंटल टैक्स जो है ना वो आप भरें, उसके बगैर रिटर्न नहीं जमा होगी। अब वो एक अलग हमारे पे जो है ना एक नाजायज जो है टैक्स लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के परेशान होने की वजह से जो हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट है, आप समझें अगर ये लोग अपना कारोबार बंद करेंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट तो हुकूमत के ऊपर जाएगा, तो हुकूमत को थोड़ा सा इसकी तरफ बिल्कुल। और रोजगार लोगों का जुड़ा हुआ है, तो ये मामला भी है। नदीम साहब की तरफ आएंगे कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर का असरात आप शहर कराची पे क्या देख रहे हैं, नया एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है? देखिए, 1 महीने की अगर आप किसी को भी बादशाहत भी दे दें ना, तो वो बादशाहत जो है ना कारामद इतनी नहीं होती। जो काम चल रहा है उसी को कंटिन्यू रखा जाता है, या 1 महीने के अंदर अगर वो कोई नई चीज़ लाते भी हैं उसको बड़ा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट करना, फिर आवाम को एक्सेप्ट करना। तो मैं समझता हूँ ये एक फेज़ है 1 महीने के लिए, और हम देखना होगा कि अवामी लीडर, अवाम जिसको मुंतखब करके कराची का ख़ास तौर पे जिनको मेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि जी कराची का मुस्तकबिल किस तरह से होगा। क्योंकि देखिए, जो अवाम सेलेक्ट करके लेके आएंगे तो फिर अवाम की जो वाबस्तगी है उनके लीडर से, और फिर उसके बाद लीडर किस तरह से उसको रिएक्ट करता है। क्यों हमारे यहाँ पे एक तल्ख तजुर्बा हो चुका है, हम जिसको अच्छा समझते हैं, जिसको लीडर बनाते हैं, वो हमारे साथ वफा नहीं करता। वो हमने यही देखा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम चाहते हैं टैक्स देना, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे गर्दनों पे छुरी रख के टैक्स ले। हम ये चाहते हैं कि हम कारोबार बनाएं, पाकिस्तान तरक्की करे, कराची में खुशहाली आए, तमाम शहरों में खुशहाली आए। मगर हमारे यहाँ होता है कानून बनता है किसी को दबाने के लिए या किसी को सताने के लिए। अगर आप कानून बनाएं लोगों की सहूलत के लिए तो फिर कारोबार बन। देखिए, लोग अक्सर क्यों कहते हैं अपने बच्चों से कि भाई कोई अच्छी नौकरी से दिला दे, या बच्चे कहते हैं हमें कोई अच्छी नौकरी दिला दे। चीन, जापान, सारी दुनिया में लोग कहते हैं हमें नया कारोबार करना है, बिजनेस करना है। मगर यहाँ पे अगरचे बच्चा चाहता भी है तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं करना, जो जमा कुंजी है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर वो करता भी है तो इतनी पॉलिसीज, इतने कानून उसके ऊपर डालते हैं कि एक छोटी सी दुकान भी खोलता है ना, वो या तो बंद कर देता है या उस माफिया के अंदर अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। तो हमें तब्दीली करनी पड़ेगी ताकि हमारे यहाँ लोगों का जो रुझान है बच्चों का, वो नौकरी से हट के अपना कारोबार करना शुरू करें, चाहे वो प्रॉपर्टी का करे, चाहे कुछ भी करे। और वो सोच उसी वक्त आएगी जब हम अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे बैंकिंग की। आप देखिए ना, बैंक की अच्छी पॉलिसीज बनाए लोगों को। आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप किसकी होती है? बड़े बड़े जाइंट्स की होती है। अरे आप हमारे बच्चों के साथ बैंकों को कहें पार्टनरशिप करें ताकि बगैर सूद के उनको पैसे दिए जाए। वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बहुत से कारोबार कर सकते हैं, और ये मुल्क फिर जापान, चाइना बन सकता है। जनाब, इस वक्त अब्दुल नबी बरोई साहब की तरफ बढ़ेंगे। जनाब बरोई साहब खुशामदीद भी कहेंगे और ये भी फरमाएगा कि इस वक्त आप तो बड़े कह रहे थे कि हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी करेंगे, और इस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी दोनों का मुश्तरका एक कहें, या MQM का जो उम्मीदवार है वो इस वक्त
एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है जो उन्होंने कहा था, तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील हो चुका है। क्या नून लीग मुतमईन है या कराची की जो मुकामी क़यादत नून लीग की वो मुतमईन है? थैंक यू वकार भाई, शुक्रिया आपकी। नून लीग बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आपके प्रोग्राम के तवसत से मैंने अपना लीडरशिप को भी आगाह किया था कि जरदारी माफिया और पीपल्स पार्टी के करप्शन, इस वक्त MQM एडमिनिस्ट्रेटर बने या आने वाले इलेक्शन में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बने या जिले का जो है ना वो चेयरमैन बने या यूसी का चेयरमैन बने, इस वक्त हर टाउन हर DMC 70-80 करोड़ रुपया कर्जदार है ठेकेदारों के। अच्छा, 70-80 करोड़, और फिर 30 से 35% कमीशन चल रहा है। ये कमीशन कहाँ जा रहा है? ये तो रुश्वत की शक्ल में ये इसको जो है ना हिलाल करने के लिए ये कहते हैं ये हमारा कमीशन है। ठीक है। अब हर ठेकेदार का करोड़ों रुपया फंसे हुए है, और किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, और बाद ऐसे मनपसंद ठेकेदार है वो पूरा पेमेंट कर देते हैं और 40% 35% वो उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है। अच्छा बुरी साहब, ये तो एक मामला है जो कि करप्शन का है और यकीनन इस पे जो है काफी आवाज उठाई भी जाती रही है। नून लीग के मामला जो हैं अब वो किस समझ में जा रहे हैं, जरा हम उस तरफ भी आ जाएं, क्योंकि अब जरा पंजाब की अगर बात कर लें, KP की बात कर लें, वहां पे असम्बलियां टूटने जा रही हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है डेली मेल ने माफी मांग ली उनसे। क्या अब नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, नवाज शरीफ, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ इस साल के आखिर में या जनवरी में वो वतन आएंगे। अच्छा, सीटें कंफर्म हो गई। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने निकाला। और करप्शन, जैसे मेरे कायद ने कहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कि 4 आने का करप्शन साबित किया, हम सियासत छोड़ देंगे। ठीक है। आज वही हो गया कि वो उनसे माफी मांगा। हमारी हुकूमत जो है ना बिल्कुल सही चला रहे, हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को सही चला रहे। और पंजाब, KPK और सिंध में जो खराबियां हैं ये इनकी जो है ना वो जिम्मेदारी बनती है जिनकी हुकूमत है। अच्छा, अब जो है जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे तो क्या वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ ही रहेंगे? कोई तब्दीली के इम्कानात हैं? क्या लग रहा है? शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ अपने केस को जो है ना वो फाइट करेंगे अदालतों में। अच्छा, और बरी होएंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है ना अवाम और कारकुन हमारा लीडर नवाज शरीफ को मानते हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब जो है इलेक्शन में जब आप लोग उतरेंगे तो क्या PDM के साथ वही इत्तेहाद रहेगा, पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद रहेगा? ये कबल वक्त है। अच्छा, हम कारकुनों की यही राय, हम कारकुन यही राय देंगे कि PDM से फौरन अलग हो जाए, और ये मुल्क की बड़ी पार्टी है, और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से अगर हम अकेला हुकूमत में आ गया तो ये सारा बोरान उससे पाकिस्तान को निकालेंगे। अच्छा, और अब जो है वो जो मामलात के आगे की तरफ बढ़े हैं, तो क्या अगर खान साहब असेंबली तोड़ देते हैं तो क्या आपकी पॉलिसी होगी, क्या पंजाब में इलेक्शन कराएंगे या ज़मीनी इंतखाबात होंगे, होगा क्या? बिल्कुल, पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन होंगे। हम तो आज राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि देर नहीं करो, फौरन असेंबलियां तोड़ दो, लेकिन परवेज इलाही साहब असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, उनकी अपना मफाद है। अच्छा, क्या वजह क्या है सर, क्यों असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्या मफाद नजर आ रहा है आपको? क्या आपके साथ मिल जाएंगे? भाई वो 4 सीट पे वजीर आला बना हुआ है, 4 सीट पे। तो क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है परवेज इलाही का? परवेज इलाही साहब का मेरे पहले एक भाई ने कहा कि 1 महीने के लिए मेयरशिप इसको क्या काम आएगा। तो लोग एक महीने के लिए मेयरशिप के जो है ना कबूल करते हैं, तो वो 4 सीटों वाला वजीर आला बना हुआ है, वो कैसे असेंबली तोड़ेंगे? ठीक है जनाब, बस अब इस वक्त सूरत हाल आपने देख लिया, मुल्क की सूरत हाल कहाँ जा रही है सर, क्या लग क्या रहा है आपको ये? देखें, सियासी लोग जो है ना सियासी बातें करेंगे, हमें उनसे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि सियासत भी जो है
जमहूरियत का एक हुस्न है। लेकिन सर ये हुस्न कुछ गहना सा गया है, कुछ आपस में जिस तरह से अब फाइट होना शुरू हो चुकी है, लड़ाई हो रही है, और वो सियासी मैदान से निकल के तो घरों में शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो गए हैं। हम सियासी लोग नहीं, हम कारोबारी लोग हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की का सोचते हैं। इसी तरीके से जो सियासी लोग हैं उनको भी अपने मुल्क का चलिए सर, अभी एक मामला आ रहा है, सियासी नौयत की ही एक बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कारोबारी हजरात के लिए जो एक बात की है, वो यकीनन आप उसका जवाब दे सकेंगे। सोलर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सोलर पैनल लेकर आएंगे, सोलर सिस्टम जो है वो लाएंगे, क्योंकि बिजली की बड़ी किल्लत है। तो क्या मामला सोलर की तरफ जाएंगे? क्या पाकिस्तान में इस वक्त सोलर सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल इसकी बात की है, और उन्होंने आते इसका ऐलान किया था कि हम सोलर सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो सोलर सिस्टम की तरफ जाने का इकदाम इतना ज़बरदस्त इकदाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त किसी हमको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, पावर प्लांट की ज़रूरत नहीं है, पावर सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सोलर सिस्टम में आ गए, हमारी जो कंजप्शन है पाकिस्तान की बहुत कम है, और हम पाकिस्तान में 5 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं सिर्फ सोलर से। मगर उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आपको आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपको जो है वो जो सेल टैक्स है वो ख़त्म करना पड़ेगा, आपके जो टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। जो एक एडवांस टैक्स मजीद इन्होंने जो लगाया है वो इनको ख़त्म करना पड़ेगा। आप जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस में आने दें, क्योंकि यहाँ से जब बिजली पैदा होगी, हमारे मुल्क में बिजली का क्राइसिस ख़त्म होगा, यकीन माने तमाम इंडस्ट्री चलना शुरू होगी। और ये वो इंडस्ट्री है जो हम उनको पैसा जनरेट। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो बिल्डर्स हैं, क्या वो अपने नए मंसूबे जो लगाएंगे उसमें सोलर पैनल का अगर वो इस्तेमाल करते हैं या सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, क्या इस तरह का भी कोई मंसूबा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखा, सोलर तो असल बेसिक चीज़ तो आपकी एनर्जी, लेकिन उसके लिए जगह चाहिए ना, स्पेस आपको चाहिए होता है। नहीं सर, देखें, मैं कह रहा हूँ पहले तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जिनके पास जो जो जगह है वहाँ पे पैनल लगा के जो बिजली अपने तौर पे पैदा कर सकते हैं वो कर लें। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के पास जितनी जगह है ना, वहाँ पर वो अपने पावर प्लांट के लिए वो अपने सिस्टम लगाएं वहाँ पे पावर। और बिजली बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम बिजली अपने लिए पैदा करें, हम पाकिस्तान के लिए बिजली पैदा करें। पाकिस्तान में अगर हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलेंगे तो हम एक तरक्की की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो है ना हमारा तरक्की करेगा, हमारा वहाँ से जो दर मुबादला आएगा, जितना हमको पैसा मिलेगा, आपकी सोच है। उसके बाद हमारी सनतें चलना शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे भी हमें एनर्जी क्राइसिस से हम बाहर निकल आएंगे। उसके बाद जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, मतलब इतनी जगह से हमारे को जो एनर्जी क्राइसिस से, बल्कि हमारे पास इतनी बिजली सरप्लस होगी कि हम ये बिजली हम बाहर सेल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी पैसा हम कमा सकते हैं। और इसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते, जैसे आप डैम बनाएंगे उसमें पैसा खर्च होता है। लेकिन सर ये उसी वक्त होगा जब आवाम को ये सहूलत दे दी जाए कि आवाम वो परचेज कर सके, वरना अगर परचेजिंग पावर नहीं होगी और चीज़ें महंगी होंगी, किस तरह से करेंगे? मैंने वही तो कहा कि जब अगर इनका तो शहबाज शरीफ साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है ये कि वो ये चाहते हैं, तो अब जब वो चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सारे जहां इतने आपके मंसूबे चलते हैं, आप तरक्याती मंसूबे जितने भी उनको रोक दें फिलहाल। अच्छा, मेरी तजवीज़ है कि तरक्याती मंसूबे जो है ना, जो जैसे भाई ने कहा वहाँ पे करप्शन होती है, तो तरक्याती मंसूबों के अंदर जब नज़र आ रहा है करप्शन होती है, तो असल तो सबसे पहले तरक्याती मंसूबों को रोकें। अच्छा। और अब सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू पाएं। जब एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होगा, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। फिर जब आपको एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो गया तो फिर आप तरक्याती मंसूबों पे काम करें। मगर जब तरक्याती मंसूबों पे काम करें तो उसमें चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि पैसा कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैं समझता हूँ कि जितनी जमातें इस वक्त अभी इनमें सब में नाइत्तफाकियाँ हैं, ये वक्ती तौर पर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये नाइत्तफाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमें चाहिए कि अब देर ना हो, जब मजीद ये कि ऑलरेडी देर हो गई है, मजीद देर ना हो जाए, उससे पहले हमारे को अपने मुल्क का सोचना होगा। और हमारे मुल्क में अभी भी मैं बताऊं कि हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए इस मुल्क के लिए। और एक बात और बता दूं कि ये कराची है तो पाकिस्तान है, कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बिल्कुल सही है। सर इस वक्त बात अगर हम ये करें कि जो कराची समेत मुल्क भर में जो एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान है, इंडस्ट्री को मसाइल हैं, फ्यूल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक बसेज अगर आ सकती हैं तो गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक हो सकती हैं, सारे मामला हो सकते हैं। तो क्या इस वक्त हुकूमत जो है उसको, हमारे पास सहरा इतना बड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये सारे काम हो सकते हैं, कोयला भी है, तो सर ये कब होंगे, काम होंगे कब ये, अगर इस तरह ट्रांसफर करते हैं तो? देखिए, सबसे पहले ये जो सियासत हो रही है ना, जो अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत कम हो रही है, वो जो सड़कों वाली सियासत, नारे और लारे वाली सियासत, अब आना चाहिए हमें प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, बातें बहुत हो गई, हम 75 साल से ये आवाम सिर्फ बातें सुन रही है। मगर अब हमने कुछ अरसे में ये देखा है कि देखें ना, मोटरवे बना, फिर रिंग रोड बना, फिर लोगों ने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को, लाहौर को पेरिस बना दिया।
ये चीजें नजर आने लगी। फिर उसके बाद फिर अगेन ये जो सियासी दाव पेच बनते हैं लोगों के जज्बात से, बातों से, फिर वो रुक जाता है सिलसिला। फिर कुछ सिस्टम होता है कि जनाब हम नई तब्दीली लाएंगे। ये सब बातें और प्रैक्टिकल चीजों में बहुत फर्क आता है। सही है। फिर आप देखें एक अब वो वक्त आ गया कि सिंध हुकूमत भी अब डिलीवर कर रही है, बसें ला रही हैं, वरना अक्सर कहा होता बस आ रही है, आने वाली है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, और अवाम भी बस रहती और है। अवाम वो बसों में इंसान तो नहीं, मैं कहूंगा जानवरों की तरह लटकते हुए जाते थे। मगर अब चीजें तब्दील हो रही है। क्यों? क्योंकि सियासी तौर पे अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम कहते हैं अगर आपने काम नहीं किया तो अब हम आपके साथ नहीं होंगे। और यहां रहा सवाल कि जनाब के जल्दी इलेक्शन करा दें, देर से करा दें। अब सिलसिला यह है कि जनाब अगर देर से हुआ और इस हुकूमत ने कारकर्दगी करना शुरू कर दिया तो फिर ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं रहता। और अगर इस हुकूमत ने कारकर्दगी नहीं किया, ऑपोजिशन फिर से दोबारा ताकतवर हो जाएगी। तो अब यहाँ इस वक्त मुल्क के बारे में सोचना है, और हुकूमत के पास अभी कुछ दिखाने को, शो करने को है नहीं सर। देखिए हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस दुनिया भर के अंदर एक माशी बहरान है, उसको बाकायदा मेहनत से, स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से उस बहरान से निकलना होगा, जिसके लिए हमारी हुकूमत काम कर रही है। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऑपोजिशन भी देखिए, अगर आपके पास एक सूबा है पंजाब का, तो क्यों ना आप इस तरह से कर दें कि अवाम भी ये कहे कि काश हम पंजाब के सूबे की तरह होते, या सिंध का सूबा इतना अच्छा हो जाए कि बाकी के सारे सूबे कहें कि काश हम सिंध जैसे हो गए। जितना हेल्दी कंपटीशन होगा फायदा मेरे और आपका होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ नारे लारे बातों में रह गए तो वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान, वही नारा और वही तब्दीली, वही आजादी के चक्करों में फंस जाएंगे। और हमारी औलादें जो हैं वो मजीद गरीब इतना हो जाएंगी कि खाने पीने को भी नहीं रहे। ठीक है बरोई साहब, अभी आपने बात सुनी, अंदाजा ये होता है इस गुफ्तगू से कि जो ज्यादा अच्छी दुकान नजर आती है, जहाँ पे खुश इखलाक दुकानदार होता है, लोग उधर ही जाते हैं। और ये बिल्कुल अब वसूबों की सूरत हाल बन चुकी है। जो जितना अच्छा काम करेगा, जितने बाइखलाक वहाँ पे इदारे होंगे, लोग फिर उसी जमात को वोट डालेंगे। तो अब क्या लग रहा है सर, अब अगर वोटिंग का मामला होता है तो आप लोगों के क्या इकदाम नजर आ रहे हैं या होंगे? बिल्कुल मेरे भाई, अभी मैंने तमाम भाई के बात सुने, 100% सही बात कर रहे हैं। देखो भाई, पहले मेरे भाई ने कहा कि ताजिरों को रिलीफ मिलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर ताजिरों को आप टैक्स के जो है ना, टैक्स इतना ज्यादा डालेंगे कि वो फिर कारोबार कहां से करे और टैक्स कहां से देवे। इस वक्त 8% इनसे ये टैक्स ले रहे हैं और 12% SRB ले रहे हैं, यानी हर सेल टैक्स अलग दे रहे हैं। ये सारा टैक्स जो है ना, ताजिर पता नहीं किस हिसाब से, बिजली का बिल फिर अलग है, गैस का बिल अलग है, घर के अखराजात अलग है, गाड़ी के वो अलग है। अब चाइना ने जो है ना सोलर सिस्टम शुरू किया है हमारे इलाके के अंदर, 1200 एकड़ मांग रहा है, 1200 एकड़ मंगो पीर नादरम बाईपास में। सही है। अब उनको जब जमीन ही नहीं मिलेगा, जमीन सारा लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ है और वो उसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। लैंड माफिया करोड़पति अरबपति बन गए और उनके जो चमचे हैं, कारिंदे हैं, वो भी जो है ना वीगो रियो में घूमते हैं और उनको जगह ही नहीं मिल रहा है। तो अगर इनको जगह मिले और गवर्नमेंट एक्शन लेवे, फौज के निगरानी में जो है ना इस तमाम जगह को जो है ना लैंड माफिया ने कब्जा किया है, इनको खाली करे और सोलर सिस्टम शुरू करे, तो इंशाअल्लाह कराची तरक्की करेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि बाहर के जो कंपनियां हैं वो पहले बड़े शहरों में जो है ना कंपनी लगाते हैं और वहां से जो है ना अपना कारोबार को शुरू करते हैं। ठीक है। तो कराची में कामयाब हो गया, फिर इंशाअल्लाह दूसरे शहरों में जो है ना वो करेंगे। हमारी हुकूमत की कोशिश यही है, हम बात कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे। मियां साहब ने ग्रीन बस का कहा तो अपना दौर हुकूमत में 90% जो है ना वो काम किया और ग्रीन बस आया। फिर जो है ना सिंध हुकूमत के आंखें खुल गए और बगैर रूट के बसों को जो है ना उसने रोडों पे ले आया। सही। और दूसरे मेरे भाई ने कहा कि करप्शन, अगर मैं खास तौर अपने कायद को और अपने वजीर आजम को मशवरे दूंगा, कल से हर जिले के अंदर
एक जुडिशली कायम करे, एक जज जो है ना हर जिले के अंदर बैठे, वो सिर्फ करप्शन के केस को देखे, कहाँ करप्शन हो रहा है, कहाँ बिजली चोरी हो रहा है, कहाँ जो है ना लैंड माफिया जमीन कब्जा कर रहा है, वो इन केसों को देखे, बाकी क्रेमर केसों को नहीं देखे। इनके ऊपर जो है ना नजर डाले और उनको फौरन मौके पे गिरफ्तार करे और जो है ना उनको सजाएं दे। देखो ये ताजरों का जो है ना ऊपर इतना टैक्स डाला हुआ है, तो ये भी इंशाल्लाह खत्म होएगा पूरा। खास तौर कराची के अंदर ये फौरन ये शुरू करे, चलें, ठीक है, क्योंकि कराची को बहुत नुकसान पहुंचा है। और हर बंदा आता है कराची के अंदर जो है ना वो कोई जो है ना लैंड माफिया बन जाता है, कोई जो है ना सही कह रहे हैं, जिस तरीके से चोरी करता है, कोई पता नहीं है क्या बदमाशी कर रहा है। बिल्कुल सही, कराची शहर को जो है ना नुकसान पहुंचाया जाए, लुटेरों से इनको पाक करे तो पूरा पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही है, और ये फौरन जो है ना इन पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है बरोई साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।